चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पी पार्टिकल की आपको पोजीशन डिफाइन करनी है। अगर पी पार्टिकल की आपको पोजीशन डिफाइन करनी है, ऑरिजिन से आप पी पार्टिकल तक डिस्टेंस कवर करिए। कितनी डिस्टेंस है, अपन को किसी पार्टिकल की पोजीशन पता करनी होती है तो ऑरिजिन से उस पार्टिकल तक डिस्टेंस नापते हैं। वो डिस्टेंस मैंने बताई आपको, किससे डिनोट करेंगे? आर वेक्टर से। अब ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। किस किस का फंक्शन है आर? पार्टिकल पी के कोऑर्डिनेट निकल गए यू वी डब्ल्यू। इसका मतलब जो आर वेक्टर है वो किस किस का फंक्शन है? यू का, वी का एंड डब्ल्यू का। आर वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू। यू वी डब्ल्यू ले लीजिए या यू वन यू टू यू थ्री ले लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स जो अवेलेबल करवाने वाली हूं उसके अंदर यू वन यू टू यू थ्री है। मतलब जो कोऑर्डिनेट माने हैं वो यू को यू वन, इसको u2 और इसको u3 माना है। कुछ भी ले लीजिए, uv भी ले सकते हैं, u1 u2 u3 भी ले सकते हैं। लेकिन नोट्स के अंदर अवेलेबल u1 u2 u3 है, इसलिए मैं आपको आर्टिकल भी u1 u2 u3 से करा देती हूँ। uv को रिप्लेस कर रही हूं मैं u1 u2 एंड u3। r इज द फंक्शन ऑफ u1 u2 एंड u3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको निकालनी है इसकी आर वेक्टर के लिए। स्टार्ट करिए। आर वेक्टर चेंज निकाल रही हूं मैं पोजीशन वेक्टर के अंदर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में चेंज निकालने के लिए आर वेक्टर का करना पड़ेगा हम लोगों को डिफरेंशिएशन। एक पार्शियल डिफरेंशिएशन और पढ़ेंगे आप लोग मैथ्स के अंदर। पढ़ लिया हो तो आपको आता होगा, नहीं हुआ तो फिर उसके अंदर आएगा मैथ्स के अंदर। मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रही हूं आर का। कितना आएगा आर का डिफरेंशिएशन? डी आर वेक्टर। और इसका डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। कैसे करते हैं ये देखिए। आर वेक्टर का डेल आर अपॉन डेल यू वन, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है डी यू वन प्लस इसका दोबारा करते हैं डेल आर ओवर डेल यू टू डी यू टू प्लस डेल आर ओवर डेल यू थ्री डी यू थ्री। जो आर है आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है जिसे डिफाइन करते हैं डेल आर ओवर। इसका हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करा तो हमें मिला डेल आर ओवर डेल यू वन डी यू वन, डेल आर ओवर डेल यू टू डी यू टू, डेल आर ओवर डेल यू थ्री डी यू थ्री। डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डेल आर वेक्टर ओवर डेल यू वन। इसको रिप्लेस कर, ये वेक्टर है क्वांटिटी है, तो मतलब अगर हम इसको किसी क्वांटिटी के बराबर रखने वाले हैं तो वो भी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इस क्वांटिटी को मैं एक क्वांटिटी के बराबर मान रही हूँ और वो क्वांटिटी जो है वो भी आपकी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डी वन वेक्टर। इसको रिप्लेस किया डी वन वेक्टर से डी यू वन प्लस डेल आर वेक्टर ओवर डेल यू टू, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी आपको जो रिप्लेस करना पड़ेगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी से करना पड़ेगा। इट इज बी टू वेक्टर डी यू टू प्लस डेल आर वेक्टर ओवर डेल यू थ्री डी यू थ्री। ये भी क्वांटिटी आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर। इसको मैं रिप्लेस किया बी थ्री वेक्टर से और इट इज डी यू थ्री। बी वन वेक्टर है डेल आर ओवर डेल यू वन, बी टू है डेल आर ओवर डेल यू थ्री, बी थ्री है डेल आर ओवर डेल यू थ्री। डी आर वेक्टर। अब हमें ये पता है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है? b1 वेक्टर है, अगर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसके साथ हम लोग को डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। और मैंने बताया था जब u1 uv था तो डायरेक्शन हमने ली थी e1 कैप, e2 कैप एंड e3 कैप। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके साथ आपको इसकी वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन के साथ ओपन करना है। तो b1 वेक्टर इसकी डायरेक्शन लेंगे अपन भी e1 कैप, क्योंकि हमने
कर्व बनाया था, यू वी डब्ल्यू लिया था, तो यू की डायरेक्शन थी आपकी E1 कैप, जो अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी क्वांटिटी निकाली थी, इसकी डायरेक्शन निकाली थी। सेम इसके लिए इस पर टेंजेंट डाला था, इसकी निकाली थी E2 कैप, इसके लिए निकाली थी E3 कैप। सेम आपको इसके लिए लिखना है। मैं B1 वेक्टर को ओपन कर रही हूं, B1 वेक्टर के साथ आपका U1 है, मतलब U के लिए बात कर रहे हो। U के लिए आपने डायरेक्शन ली थी E1 कैप, और जब आपने डायरेक्शन ली है तो संग में मैग्नीट्यूड और आना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड मान लिया H1, तो B1 वेक्टर जो होगा वो क्या होगा आपका H1 E1 कैप। सेम B2 वेक्टर, B2 वेक्टर के लिए डायरेक्शन है E2 कैप, मैग्नीट्यूड H2। B3 वेक्टर के लिए डायरेक्शन है E3 कैप और मैग्नीट्यूड H3। तीनों की वैल्यूज यहां रख देते हैं। B1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारी, H1 E1 कैप, H1 E1 कैप, और संग में क्या है आपका DU1। B2 वेक्टर की है H2 E2 कैप, H2 E2 कैप, DU2। B3 वेक्टर है, इसके लिए लिखना है तो ये आएगा आपका H3 E3 कैप, DU3। इक्वेशन फर्स्ट, इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपका जो निकल रहा है वो क्या निकला आपका पोजीशन वेक्टर। dr वेक्टर H1 E1 कैप DU1, H2 E2 कैप DU2, H3 E3 कैप DU3, वेयर B1 वेक्टर को हमने क्या माना था, डेल आर ओवर डेल U1 को ही क्या माना था B1 वेक्टर। तो B1 वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे अपन, डेल आर ओवर डेल U1। और B1 वेक्टर को ओपन कैसे किया अपन ने, H1 E1 कैप, तो B1 वेक्टर को लिखेंगे H1 E1 कैप। B2 वेक्टर को क्या माना था अपन ने, डेल आर ओवर डेल U2, तो B2 वेक्टर आ गया डेल आर ओवर डेल U2। और इसको ओपन किया था H2 E2 कैप में, H2 E2 कैप में। B3 वेक्टर डेल आर ओवर डेल U3, और इसको माना था H3 E3 कैप। ये तीनों कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो B1 वेक्टर, B2 वेक्टर एंड B3 वेक्टर, इनको बोला जाता है बेस वेक्टर। जो मैंने आपको टॉपिक डलवाया था उसमें एक नाम लिखवाया था बेस वेक्टर। बेस वेक्टर क्या होता है, बेस वेक्टर को डिनोट करते हैं B1 वेक्टर, B2 वेक्टर और B3 वेक्टर, इनको बोला जाता है बेस वेक्टर। अब मैं B1 वेक्टर जो था H1 E1 कैप था, H1 निकाल रही हूं। H1 को क्या लिख सकते हैं, B1 जो वेक्टर क्वांटिटी थी इसको ओपन करा था आपने डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, तब आपका निकला था वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं मैग्नीट्यूड निकाल रही हूं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी का मोड। जब वेक्टर क्वांटिटी का आप मॉडुलस लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, इसका मैग्नीट्यूड मिलता है। तो B1 वेक्टर का जब आप मॉडुलस लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, H1। और B1 वेक्टर की वैल्यू क्या थी, डेल आर ओवर डेल U1। B1 वेक्टर ये रहा, अपन ने B1 वेक्टर क्या माना, डेल आर वेक्टर ओवर डेल U1, तो B1 वेक्टर की जगह क्या रख सकते हैं अपन, डेल आर वेक्टर ओवर डेल U1। और ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड जो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिया वही क्या निकला था आपका H1, तो ये आपका हो गया H1 की वैल्यू।
सिमिलरली H2 ये किसका होगा? मॉडुलस ऑफ B2 वेक्टर, डेल R ओवर डेल U2। H3 होगा B3 वेक्टर, डेल R ओवर डेल U3। where H1, H2 and H3 is known as scale factor। B1, B2, B3 ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है बेस वेक्टर। H1, H2, H3 मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसे बोला जाता है स्केल फैक्टर। फैक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। टॉपिक जब करवाया था स्टार्ट तो टॉपिक था बेस वेक्टर और स्केल फैक्टर। बेस वेक्टर में पता चल गया क्या क्या है, B1, B2 एंड B3। स्केल फैक्टर में पता चल गया कौन कौन से हैं, H1, H2 एंड H3। अब आगे देखते हैं। हम लोग ने एक कर्व लिया था जिसके हम पोजीशन निकाल रहे थे। U, V, W यही लिया था। अब आपको इसका पोजीशन निकालनी थी, यहाँ P पॉइंट था, इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी थी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इनकी लेंथ फाइंड आउट करने वाली हूँ। जो V है, ये W है और ये U है, इनकी फाइंड आउट करने वाले हैं अपन लोग लेंथ। लेंथ क्या होगा, लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट निकालने वाले हैं। लाइन एलिमेंट निकालते हैं B1 इस कर्व का, इन कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। The length of line element लाइन एलिमेंट तीन है हमारे, U, V एंड W। इन लाइन एलिमेंट का आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको डिनोट करेंगे लाइन एलिमेंट को DS से। लाइन एलिमेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इनको लाइन एलिमेंट की जो लेंथ है इसको डिनोट कर रहे हैं अपन DS से। जब U के लिए करेंगे तो DS1, V के लिए करेंगे DS2 और W के लिए करेंगे DS3। अभी मैं जनरल ले रही हूँ सबके लिए, इसलिए मैंने माना इसे DS। और लाइन एलिमेंट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी नहीं, ये तो स्केलर होगी क्योंकि लेंथ निकाल रहे हो आप लोग। तो DS जो लाइन एलिमेंट की जो लेंथ निकलेगी वो आपकी, जो अपन लोग ने पोजीशन वेक्टर निकाला था DR वेक्टर, उसका मोड होगी। क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है। जब आपको वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करना है तो आपको लेना पड़ता है इसका मोड। मोड ले लिया तो मतलब जो पोजीशन वेक्टर पार्टिकल P की जो पोजीशन थी वही इनकी लेंथ लाइन एलिमेंट के बराबर आएंगे। अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा DS स्क्वायर, ये हो जाएगा DR वेक्टर डॉट DR वेक्टर DS स्क्वायर। DR वेक्टर को कैसे ओपन करते हैं, DR वेक्टर हम लोग निकाल चुके, पीछे अपन ने निकाला था B1 DU1, B2 DU2, B3 DU3, यही निकाला था। तो DR वेक्टर की वैल्यू रख रही हूं मैं B1 और ये वेक्टर क्वांटिटी थी DU1, B2 DU2, B3 DU3 डॉट
सेम डी आर वेक्टर यहां पर B1 DU1 B2 DU2 B3 DU3। DS स्क्वायर बराबर इसके लिए 1 2 3 मैं सबमिशन लगाती हूं और जनरल लिख देती हूं I = 1 से 3 तक। 1 से 3 का मतलब आपकी 3 क्वांटिटीज हैं 1 2 एंड 3 और B1 B1 B2 B3 की जगह लिख देते हैं BI फैक्टर। BI का मतलब I बराबर 1 रखेंगे तो फर्स्ट आएगी, I बराबर 2 रखेंगे सेकंड आएगी, I बराबर 3 रखेंगे थर्ड आएगी। BI वेक्टर संग में क्या है DU1 DU2 DU3 तो इसको लिख देंगे DUI। अब रख के देखिए I बराबर 1, I बराबर 1 रखते हैं तो B1 DU1 फर्स्ट, समीशन का मतलब सबको प्लस करना, प्लस I बराबर 2 रखिए B2 DU2 सेकेंड, फिर समीशन है प्लस I बराबर 3 रखिए B3 DU3। अब हम 3 तक ही ले सकते हैं, फोर्थ नहीं लेंगे क्योंकि जो समीशन के ऊपर हमारी लिमिट चल रही है वो 1 से लेकर 3 तक चल रही है। सेम इसको लिखते हैं हम नेक्स्ट समीशन। यहां पर I ले लिया, यहां पर मैं ले लेती हूँ J, दूसरा पैकेट आ गया इसलिए इसको अपन अदर क्वांटिटीज मान लेते हैं J = 1 तक, 1 से ये भी कहां तक जा रहा है 3 तक, 1 से 3 तक। अब BI था अब आएगा BJ और DUI था अब हो जाएगा ये DUJ। आप रख के देखिए वैल्यूज, J बराबर 1 B1 DU1 समीशन है प्लस, J बराबर 2 B2 DU2 J बराबर 3 B3 DU3। ये जनरल आ गया। DS स्क्वायर बराबर समीशन I = 1 to 3 और J = 1 to 3 तो जनरल लिख देते हैं I, J दोनों की वैल्यूज कहां से कहां तक है 1 से लेकर 3 तक। I और J दोनों कहां से कहां तक चल रही है 1 से 3 तक, तो I और J 1 से 3 तक, BI BJ DUI DUJ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ये निकला आपका DS स्क्वायर की वैल्यू BI BJ DUI DUJ। अब हमें ये पता है कि हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था वो ऑर्थोगोनल था। ऑर्थोगोनल मतलब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तीनों जो एक्सिस ली थी U V एंड W तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। परपेंडिकुलर थी तो आपका जो सिस्टम लिया था वो अपन लेके चले थे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर वो परपेंडिकुलर है तो एंगल सबके बीच में जो बनता है वो कितना बनेगा 90, और हम लोग का यहाँ पर BI और BJ के बीच में डॉट है। अगर डॉट है तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो खुलता है कॉस में, BI BJ cos थीटा और cos 90 0, cos 90 0 तो इसका मतलब BI डॉट BJ वैल्यू कितनी आएगी 0। देखिए I इज नॉट इक्वल टू J जब I और J बराबर नहीं है। अगर I और J बराबर नहीं है तो BI डॉट BJ जो वैल्यू निकलने वाली है वो निकलने वाली है आपकी 0, बिकॉज कोऑर्डिनेट सिस्टम
इज ऑर्थोगोनल, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑर्थोगोनल है, इसलिए बी आई और बीजे की जो डॉट होता है वो निकलता है आपका 0। आई और जे बराबर नहीं है तो मतलब ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं। अगर अलग अलग क्वांटिटीज हैं तो इनके बीच में डॉट को लेगा कॉस थीटा में, कॉस 90 वैल्यू हो जाएगी 0, तो बी आई डॉट बीजे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अगर आई और जे दोनों बराबर हैं, अगर आई और जे बराबर हैं तो बी आई और डॉट बीजे अब 0 नहीं ही होगा आपका। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी, और वो क्वांटिटी क्या आने वाली है, दोनों बराबर हैं तो मतलब इन्हें लिख सकते हैं हम बी आई और बी आई, बी आई स्क्वायर, बी आई स्क्वायर, और बी आई की वैल्यू अपन ने पढ़ी थी बी आई डॉट बी आई, ऐसे लिख सकते हैं अगर आई और जे बराबर हैं तो बी आई वैक्टर को लिखा था अपन ने H1 E1 कैप, अब ये भी बी आई है तो इसको भी H1 E1 कैप, यहां पर आई है तो मैंने आई ले लिया है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 1, आई कैप डॉट आई कैप 1, ऐसे E1 कैप डॉट E1 कैप 1, एच आई डॉट एच आई कितना आ जाएगा एच आई स्क्वायर, तो मतलब बी आई डॉट बीजे क्या निकलेगा अगर दोनों बराबर होते हैं तो एच आई स्क्वायर, बी आई डॉट बी आई और जे बराबर है तो दोनों को रिप्लेस कर दिया आई से, बी आई की वैल्यू एच पढ़ा था, बी वाई को जब अपन वेक्टर को मैग्नीट्यूड में ओपन कर रहे हैं तो विद डायरेक्शन कितनी वैल्यू आई थी H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप, तो बी आई हो गया एच आई ई आई कैप, बी आई हो गया एच आई ई आई कैप, दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों का डॉट किया, ई का आई कैप डॉट आई कैप 1, और क्या बचेगा आपका एच आई स्क्वायर, मतलब आई और जे जब बराबर होते हैं तो इन दोनों का डॉट एच आई स्क्वायर निकलता है, जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इनका डॉट जो निकलता है वो कितना निकलता है 0। ये क्यों निकलता है, ड्यू टू ऑर्थोगोनल कंडीशन की वजह से। बाकी हम अपन लोग कल पढ़ते हैं, रिमेनिंग टाइम हो गया आपका।